वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। और नाज़रीन, बरे सग़ीर की मारूफ गुलकारा मलिका तरन्नुम मैडम नूर जहाँ की आज 95वीं सालगिरह मनाई जा रही है। फ़न गायकी का अनमोल सरमाया, दिलकश और सुरीली आवाज़ की मालिक बरे सग़ीर की मारूफ गुलकारा मलिका तरन्नुम नूर जहाँ मौसीकी का एक दरख्शां बाप थी। आज के दिन हम बात भी करेंगे नामवर गुलकारा तरन्नुम नाज साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग तरन्नुम साहिबा। दुनिया गायकी की अगर बात करें तो मलिका तरन्नुम मैडम नूर जहाँ अपनी मिसाल आप थी। उनमें ऐसा क्या था जो उन्हें दूसरे गुलकारों में मुमताज़ करता था? ये देखें, इसमें बहुत सारी बातें आ जाती हैं। पहले तो मेरी तरफ से सबको सलाम जी। और मुझे ये सुन के जान के खुशी हुई कि आप मेरी उस्ताद मलिका तरन्नुम नूर जहाँ जी की सालगिरह का दिन मना रहे हैं। बहुत खुशी की बात है। उनमें ऐसी मुनफरिद चीजें थी जो सबसे अलग करती थी। एक तो ये है कि उन्होंने शुरू से रियाजत बहुत की, बचपन से ही, और अच्छे उस्तादों से सीखा और फिर पाको हिंद में उन्होंने अपना नाम किया। दूसरा ये बात है कि अल्लाह की करम नवाजी उनपे बहुत थी। उन जैसी आवाज या उन जैसा अहंकार, जिसे हम गाने बजाने वाले लोग कहते हैं, तो उन जैसा अहंकार किसी का नहीं था। नहीं, वो जब आ करती तो लगता था कि 4 तानपुरे छिड़ गए हैं। इतना शोर उनकी आवाज में। क्या बात। दूसरा ये कि उन्होंने हर म्यूजिक डायरेक्टर के साथ काम किया। हर म्यूजिक डायरेक्टर के साथ काम करने का मतलब ये है कि हर किसी की रवश गाई, जैसा भी म्यूजिक डायरेक्टर ने गवाया बल्कि उससे बेहतर ही गाया जो भी गवाया। तो ये 3-4 चीजें ऐसी हैं जो मुनफरिद करती हैं। ठीक है तरन्नुम नाज साहिबा, ये बताइएगा, आपको ये भी एजाज़ हासिल है कि बाकायदा तौर पर आपने शागिर्दी इख्तियार की मलिका तरन्नुम मैडम नूर जहाँ की। कोई ऐसे, वैसे ये भी हमें बता दीजिएगा कि वो सिंगर तो बहुत अच्छी थी, वो उस्ताद कैसी थी आपकी, और कोई खुशगवार वाक़या जो आपको याद आ रहा हो? बहुत सारी खुशगवार यादें हैं जो कि मैं भूल ही नहीं सकती। अब बताने से तो वो चीज नहीं आएगी, लेकिन जब मैंने शागिर्दी की है उनकी, अब मेरा अपना नाम हो गया था पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर भी, तो तब मैंने शागिर्दी, कुछ लोग कहते थे कि ये क्यों आप शागिर्दी कर रहे हैं, आपको तो सारे लोग जानते हैं। मैंने कहा ये एक मौसीकी ऐसा इल्म है कि जहाँ से भी मिले वहाँ से ले लेना चाहिए झोली फैला के। तो मैडम नूर जहाँ, मलिका तरन्नुम नूर जहाँ, जिन्होंने अपने 60 साल कैरियर में किसी को शागिर्द नहीं किया, तो ये सबसे बड़ी बात और मेरी खुशकिस्मती है कि मैं उनकी शागिर्द हुई। इससे ज्यादा कोई और अच्छी बात हो ही नहीं सकती। फिर मैं जब जाती थी उनके पास तो काफी देर बैठा करती थी और मुझसे भी सुनती थी, खुद भी गाती थी कि अब ऐसा कहो ऐसा कहो। तो मैं ये कह रही हूँ, मैं ये कहूँगी कि मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने उनके साथ इतना वक्त गुजारा जो कि किसी को नसीब नहीं। बिल्कुल। अच्छा नाज साहिबा, हम देखिए मैडम की वैसे क्या बात है, मैडम की को हम वैसे सुनते हैं, उनके गाने आए, हम उनसे बहुत ज़्यादा मुतासर भी हैं, लेकिन चूँकि आपने उनके साथ ज़्यादा वक्त गुजारा, उनकी आपके साथ मुलाकातें भी ज़्यादा रहीं, तो आपने उनको, उनकी जो निजी ज़िंदगी है उसमें उनकी शख्सियत कैसी थी, और उसके अलावा आपने उनको कैसा पाया कि वो पर्सनली वो कैसी थी? बहुत अच्छी खातून थी। ये ना समझे कि मैं उनकी शागिर्द हूँ और उनकी तारीफ कर रही हूँ। मैंने अपनी आंखों से देखा, कानों से जो सुना वो आपको बता रही हूँ कि वो इतनी अच्छे अखलाक की मालिक थी और इतना सखी दिल था उनका कि कोई भी सवाल लेके उनके पास आता, उनके घर पे, यानी लड़की की शादी है या किसी की नौकरी नहीं लग रही, तो वो चुप करके उनको जो भी देना होता था पकड़ा देती थी। जैसे कि मिसाल है ना कि आप सीधे हाथ से दें तो बाएं दूसरे हाथ से पता नहीं देना चाहिए। तो इस तरह वो लोगों की मदद करती थी और बहुत ही रहम दिल थी। मैंने अपनी आंखों से ये देखा और कानों से सुना जो आपको बता रही हूँ। और मेहमान नवाज बहुत अच्छी थी। कोई भी आ जाता उनके पास, उनको खाना खाए बगैर या चाय वगैरह बिस्किट या जो भी खातर हो सकती थी वो करे बगैर वो जाने नहीं देती। बहुत अच्छे अखलाक की मालिक थी। दूसरा ये कि उनके बारे में लोग कहते हैं कि वो बहुत गुस्से वाली थी, वो बहुत महसूस करती थी। आप ये मुझे बताएं
कि घर पे जो पूरे घर में जो बड़ा होता है जी जी। उसकी छोटा अगर इज्जत ना करे तो उससे फिर गुस्सा तो आता है ना। तो ऐसे ही मैडम नूरजहां जी की बात थी कि वो सबसे सीनियर थी पाकिस्तान में, इंडिया में भी सब सिंगरों से सीनियर थी वो। तो अगर उनको कोई सलाम ना करे या उनका अदब ना करे तो फिर तो गुस्सा आता है, लेकिन दिल की बहुत मासूम ठीक है। तरन्नुम नासर, हम गज़ल की बात कर लें, हम बात कर लें गीत की बात कर लें, मिली और जंगी नगमों की बात कर लें। मैडम नूरजहां का एक अपना मकाम है और उनको ट्रेंड सेटर कहा जाता था। आज के अगर हम फनकार की बात करें तो आपको वो ये रवायात आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं? की वजह ये है कि वो जज्बा था मैडम नूरजहां जी के अंदर, जो कि आज किसी में नजर नहीं आता। उन्होंने महाज पे भी जाके जंगी तराने गाए और घर से बच्चों को, छोटे थे उस वक्त मैडम जी के बच्चे, 2 बेटे और बेटियां थी, ये छोटी थी, उमा बाजी सबसे बड़ी थी, तो वो सब बच्चों को संभालती थी। तो वो उनको घर पे छोड़ के ब्लैकआउट में जाती रही है अपनी गाड़ी पे। रेडियो पाकिस्तान रोजाना एक उनका नगमा, मिली नगमा होता था। तो वो जज्बे के तहत ही जाती थी ना, उनको अपने वतन की मोहब्बत खींच के ले जाते थे रेडियो पाकिस्तान। और वो रोज फौजी भाइयों के लिए एक जंगी तराना जरूर तैयार करती थी और वो ये कहा करती थी कि मेरी ड्यूटी में शामिल है, मैं अपने मुल्क की खातिर ये कर रही हूँ। यानी उस वक्त जंग छिड़ी हुई थी, ब्लैकआउट होती थी, तो उसमें लेके जाना गाड़ी को रेडियो पाकिस्तान, गुलबर्ग से लेके रेडियो पाकिस्तान तक। तो ये बहुत हिम्मत और जज्बे की बात है। दूसरा ये, उस जमाने में लिखने वाले बहुत अच्छे थे, उस जमाने में म्यूजिक डायरेक्टर बहुत अच्छे थे, उस जमाने में सिंगर जो मलका तरन्नुम नूरजहां जी का कोई जोड़ ही नहीं, कोई सानी नहीं था। उन्होंने फिर पूरे जज्बे से, अच्छी शायरी होती थी, अच्छी रिकॉर्डिंग होती थी, अच्छा प्रोड्यूसर होता था, ये सारी चीजें मिक्स थी। लेकिन मेन बात जो मैं कहूँगी ना कि इंसान के अंदर जज्बा होना चाहिए। वो पूरे जज्बे के साथ उन्होंने गाया, जो कि आजकल ना तो ऐसा लिखा जाता है और ना ही ऐसा गवाया जाता है, ना ही किसी म्यूजिक डायरेक्टर से काम लिया जाता है, जो कि माशाल्लाह आज भी अच्छे अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन उनको कोई इस्तेमाल नहीं करता। करना चाहिए उनसे, तो फिर देखें। बिल्कुल ठीक है तरन्नुम साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रही थी और मैडम नूरजहां के हवाले से बात हो रही थी। आपको ये एजाज़ हासिल है और हमारी खुशकिस्मती है कि आप हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद। बिल्कुल, प्रोग्राम का हिस्सा भी बनी है। हमजा आगे बढ़ेंगे क्योंकि अब मौसम भी चेंज हो रहा है। हमने अब मैडम के हमने गाने भी सुना है अपने व्यूअर्स को, लेकिन अब मौसम क्योंकि चेंज हो रहा है तो उस लिहाज से उनको अपनी स्किन का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा, क्योंकि गर्मी रुखसत हो रही है और सर्दियाँ आने वाली हैं। तो उसके इंतज़ार में हम लोग जो है ना अपनी थोड़ी सी स्किन को जो है स्किन केयर जो है उसको भूल जाते हैं कि हमने अपनी स्किन का कैसे ख्याल रखना है। लेकिन जैसे ही मौसम में हम देखेंगे सरमा अगर शुरू होता है, उससे कबल एक गर्मी की लहर आती है शदीद किस्म की, हमेशा से हम देखते आए हैं। और उस के दौरान जो सेहत, जो आपकी स्किन है उसकी जो सेहत है वो ख़राब हो रही होती है, उसको काफ़ी ज़्यादा ख़तरात लाहक हो रहे होते हैं। और हमने कैसे तब्दील होना है, मौसम के साथ साथ हमने कैसे तब्दील होना है, टेक्निक्स कैसे तब्दील करनी है। हम पानी पीना कम कर देते हैं, ये बहुत बड़ा मसला होता है, जिसकी वजह से हम स्किन की बात कर रहे होते हैं। बाद में अगर हम बात करें चेहरे के दानों की बात करें, ये बहुत बड़ा मसला है, ख़ास तौर पे अब तो लड़कों का ही बहुत ज़्यादा मसला है और ख़वातीन का तो खैर खूबसूरत नज़र आना, अब ये मुझे लगता है कि ये एक मफरूज़ा सा रह गया कि जी सिर्फ ख़वातीन का दिल करता है। अब हर कोई जो है नज़र आना भी चाहता है, उसके लिए वो कोशिश भी कर रहा होता है। और जितने हमारे पास स्किन स्पेशलिस्ट हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, उनके पास जाते हुए एक बड़ी तादाद है जो अब लड़कों की, मर्दों की भी। बिल्कुल ऐसी। और हम सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें, ये मसला बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। जिस तरह से हमने एक्ने की बात की है, जो पिंपल्स वगैरह निकल आते हैं स्किन पर, इसका बहुत ज़्यादा मसला है। और इसकी वजह से जो है ना हम अपना कॉन्फिडेंस देखते हैं, जिन लोगों का है वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो करते हैं, मतलब कॉन्फिडेंस उनका डाउन हो जाता है। वो लोग सही तरह से बात भी नहीं कर पाते हैं कि उनको टेंशन होती है कि उनकी स्किन पे इतने पिंपल्स हैं और स्कार्स हैं। तो इन सारे चीज़ों का जो है ना बहुत ज़्यादा किसी से गुफ्तगू करते हुए और फिर किसी, अगर हम देखें तो कहीं पर जाते हुए भी फैसला करते हुए घबराते नहीं, मैं ना ही जाऊं तो बहुत बेहतर है कि वहाँ पर मुझे शायद नहीं जाना चाहिए, तो लोग इस वजह से भी कई फैसले कर रहे होते हैं। तो आज हमने इस पर बात करनी है। बिल्कुल, हम इन पर बात करेंगे। हम स्किन स्पेशलिस्ट मौजूद हैं डॉक्टर सनिया जावेद। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहबा। ये
क्या मसाइल हमने जो डिस्कस किए हैं ये बहुत ज़्यादा आपके सामने भी आते होंगे और आपके पास बहुत सारे केस आते भी होंगे। सबसे पहले तो हमें मौसम की बात करनी है, क्योंकि चेंजिंग आ रही है वेदर में, तो फिर उसके लिहाज से हम लोगों को अपनी स्किन का कैसे ख्याल रखना है, क्योंकि गर्मी के हम लोग जिस तरह से टेक्निक्स यूज़ कर रहे थे स्किन केयर की, सर्दियों में टोटली डिफरेंट हो जाती हैं वो। अच्छा, बिल्कुल बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि नॉर्मली हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि एक मरतबा कोई प्रोडक्ट्स डॉक्टर से रिकमेंड करवा लिए तो वो थ्रू आउट द ईयर सारा साल लोग वही इस्तेमाल करते रहते हैं, जबकि ये बेसिकली रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। हमारे मुल्क में कह लें कि ये हम ब्लेस्ड हैं हर तरह के मौसम से, लेकिन उसके साथ साथ हमारी स्किन की, बालों की, हमारी हेल्थ की जो रिजीम्स हैं, जो सारी हमारे ट्रीटमेंट्स हैं, इसको भी हमें चेंज करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू वेदर। अब जैसे अगर गर्मियां हैं तो उसमें हमारी वो कोशिश होती है कि हम ऐसी चीज़ें अपने क्लाइंट्स को रेकमेंड करें जो उनको हीट से बचाएं, उनको सूरज की तपश से बचाएं, उनको स्वेटिंग से होने वाले मुज़र असरात से बचाएं। और जब सर्दियां आती हैं तो उसमें स्किन सबकी ड्राई होती है, और ये हर कोई बंदा फेस करता है। स्किन पे खारिश शुरू हो जाती है खुश्की की वजह से, जिल्द के ऊपर खुश्की की वजह से एक्नी आना शुरू हो जाती है, और भी बेतहाशा अमराज, बाल ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली फिर हमें सर्दियों में स्किन की जो एहतियातें होती हैं, जो बालों के लिए एहतियातें होती हैं, उनको चेंज करना पड़ता है। इसमें हमारी कोशिश होती है कि अगर किसी की स्किन ड्राई है, खुश्क है और हसास है, क्योंकि जिसकी जिल्द खुश्क होती है वो हसास भी होती है, उनके लिए हम हमेशा ये रिकमेंड करते हैं कि आप कोई हाइलुरोनिक एसिड, सेरामाइड या कोई ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ करें जो आपकी स्किन के हिसाब से सूट करता हो आपको। और अगर किसी की ऑयली जिल्द है तो उसमें हम वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र पे आ जाते हैं। लेकिन थ्रू आउट द ईयर सारा साल सन ब्लॉक की कोई छुट्टी नहीं है, सन ब्लॉक नहीं छोड़ना, सन ब्लॉक कंटिन्यू रखना है, ताकि आपकी स्किन के ऊपर डैमेज ना आए रोशनी की वजह से, धूप की वजह से। तो ये चीज़ें कुछ हैं जो हमें मौसम के साथ थोड़ी सी तब्दील करनी पड़ती हैं, कि गर्मियों में स्किन केयर हमारी थोड़ी सी ड्राई करने के लिए होती है, लेकिन सर्दियों में हमने एक्स्ट्रा मॉइस्चराइज करना होता है ताकि हमारी स्किन खुद ही रिपेयर होती है। डॉक्टर साहब, जिस तरह हम बात कर रहे थे, हम पानी का जो इनटेक है, वाटर इनटेक बहुत कम हो जाता है हमारा, और हम पानी पीना भूल ही जाते हैं। तो ऐसे हालात में क्या करना है? और फिर हम कॉफ़ी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, चाय का इस्तेमाल सर्दियों में बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, तो इसके क्या इम्पैक्ट्स पड़ रहे हो? अच्छा, सर्दियों में स्पेशली लोग पानी काफ़ी कम कर देते हैं, तो इसमें मैं हमेशा पेशेंट्स को कहती हूँ कि आप पानी अगर नहीं पीना चाह रहे तो आप ग्रीन टी का पानी बना के साथ पीते रहें, और लिक्विड इनटेक अपना हमेशा अच्छा रखें। जो एंटीऑक्सीडेंट ड्रिंक्स होते हैं, और ये कोई फैंसी चीज़ नहीं है, आपके घर में इजीली हर एक के अवेलेबल है। पुदीना हर एक के घर में अवेलेबल है, लेमन हर एक के घर में अवेलेबल है, सब्ज़ चाय के पत्ते हर एक के घर में अवेलेबल हैं। आप उसका कावा बना के सारा दिन वो इस्तेमाल करें, आपकी स्किन, हेयर, नेल, इनफैक्ट आपके इंटरनल ऑर्गन्स भी से क्लियर रहते हैं। इसके साथ साथ जो आपने चाय और कॉफ़ी का कहा, ये इंटरनेशनल रिकमेंडेशन है कि 1 कप कॉफ़ी और 4 कप चाय अगर आप अपनी रूटीन में ये रखते हैं तो आपको सारी ज़िंदगी हार्ट के इश्यूज़ नहीं बनते। अच्छा। ये इतना इसका फ़ायदा है। तो इसलिए 1 कप कॉफ़ी और 4 कप चाय मैं अपने हर पेशेंट को ये ताकीद करती हूँ कि ये साथ पिएँ, इसका इंटेक रखें साथ। अच्छा। स्किन पे तो इसके बेहतर असरात हैं ही, लेकिन साथ साथ हमारी खून की नालियों को साफ़ करना, दिल को बेहतर करना, इसके और भी बहुत ये चाय कौन सी वाली है? क्योंकि हमें ये बता देंगे पाकिस्तान में जो चाय बना के हम पीते हैं वो वाली चाय है, या जो अमेरिकन्स पी रहे होते हैं वो वाली चाय? अच्छा, ये बहुत आपने अच्छा क्वेश्चन किया है, क्योंकि नॉर्मली हमारा कॉन्सेप्ट होता है कि पत्ती को इतना जला दिया जाता है कि वो उल्टा हमारे स्टमक के लिए एक नुकसानदेह चीज़ बन जाती है। तो हमेशा जिसको सेपरेट टी, दम वाली चाय कहा जाता है, उसको प्रेफर करें, उसमें नुकसान नहीं होता कोई, वो आपके लिए फ़ायदेमंद है, आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद है वो चीज़। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से हम एक्ने की भी बात कर रहे थे, बहुत ज़्यादा मसाइल हम देख रहे हैं कि टीनेजर्स में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो रहे हैं, हार्मोनल इश्यूज़ होते हैं, उस वजह से भी हो सकता है कि ये एक्ने हो। तो उनका हल क्या है, उनको कैसे ठीक किया जा सकता है? क्योंकि हर बच्चे के मतलब हम देखें टीनेजर्स काफ़ी ज़्यादा शिकायत करते नज़र आते हैं। बिल्कुल ऐसे है, लेकिन एक्ने जो है टीनेजर ग्रुप में आता है, इसके बाद ये 35-40 के ग्रुप में भी आता है, और अब तो ये 50+ लोगों में भी आना शुरू हो चुका है। रीज़न ये है कि जो इनिशियल फेज़ है, जो हम टीनेजर, जो टीन्स कह लें, 17, 18, 19, जो भी टीन का ग्रुप है, इसमें बेसिकली हार्मोनल चेंजेस आ रही होती हैं। उन हार्मोनल चेंजेस को अगर हम टाइमली कंट्रोल ना करें तो वो जो चेंजेस एक्नी की फॉर्म में आ रही होती हैं, तो वो बाज़ दफ़ा एग्रेसिव एक्नी, जिसको नोड्यूलर सिस्टिक एक्नी में भी हम कहते हैं, उसमें बदल जाती हैं। अगर उसको हम टाइमली ना ठीक करें तो वो बाद में पेशेंट के लिए इतनी ट्रबलसम बन जाती है कि उसका कॉन्फिडेंस शटर हो जाता है, बिकॉज़ चेहरे के ऊपर बड़े बड़े से दाने और खड्डे बनना शुरू हो जाते हैं। और लोगों को मैंने देखा है कि वो अपने चेहरे को छुपाना शुरू कर देते हैं, लोग गैदरिंग्स को अवॉइड करना शुरू हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस शटर हो जाता है। तो इसलिए
हम हमेशा कहते हैं अर्लियर द बेटर, जितनी जल्दी आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे उतना ही उतना ही अच्छा बेहतर होगा। रिस्पॉन्स आएगा। और जो लेटर एज ग्रुप, जैसे मैंने आपको बताया कि लेटर एज ग्रुप्स में जैसे एक्नी आती है, तो एक हमारी सोसाइटी में एक जो नॉर्म है कि जी सबने गोरा होना है, तो ये गोरा करने वाली क्रीमें और ये स्टीरॉइड्स वाली क्रीम्स में सबसे ज़्यादा जो स्टीरॉइड की क्वांटिटी होती है बड़े इजीली मार्केट में अवेलेबल हैं। लगाने से आपको एकदम फ़र्क तो ज़रूर पड़ता है, लेकिन उसके बाद चेहरे के ऊपर एक्नी आना शुरू हो जाती है, जिसको मोनोमॉर्फिक इरप्शंस एक होती है, तो वो स्किन के ऊपर सारी आ जाती है। हर एज ग्रुप में अभी आना शुरू हो गई है। पहले सिर्फ ये टीन्स में थी, लेकिन और कुछ रेशो थी जो लेटर एज में थी, लेकिन अब ये थ्रू आउट जो अगर हम कैलकुलेट करें तो हर एक के डिफरेंट कॉजेज़ हैं। कहीं पे हार्मोन्स का है, कहीं पे पॉलिसिस्टिक ओवरी के इश्यूज़ हैं, कहीं पे क्रीम्स के इश्यूज़ हैं, तो मुख्तलिफ रीजंस हैं इसके जो आपके चेहरे के ऊपर एक्नी को लेके आते हैं। तो इसलिए इसमें हमेशा हम ये रिकमेंड करते हैं कि ख़ुद से मेडिकेशन ना करें, अपनी एज के हिसाब से ऑथेंटिक स्किन स्पेशलिस्ट से आप अपना ट्रीटमेंट रिकमेंड कराएं इसके लिए। ठीक है डॉक्टर साहब, एक और चीज़ भी है, ये तो आपने हमें क्रीम्स बताई, स्टीरॉइड्स के बारे में बताया, लेकिन हम घरेलू टोटके समझ रहे होते हैं, कुछ बाजियाँ जो क्रीमें बना रही होती हैं वो 5 हो सकती हैं, 7 हो सकती हैं, वो 700 क्रीमें मिक्स करके बनाई जा सकती है। उसके क्या असरात होते हैं? और ये पाकिस्तान के अंदर बड़े शहरों के अंदर भी, ख़ास तौर पे छोटे मोहल्लों के अंदर, लेकिन बड़े शहरों के छोटे मोहल्ले वहाँ पर बहुत ही आम है, और वो तो बेहतरीन काम चल रहा है, और वो लोगों के पिंपल्स भी उससे दूर हो जाते हैं और सारे मसले भी उनको लगता है कि हल हो रहे हैं। ऐसा होता है या उसके बहुत नुकसान हैं? बिल्कुल ऐसा है। 7 डेज़ के अंदर मैजिकल रिजल्ट्स हैं, वो मैजिकल प्रोडक्ट होता है, लेकिन 7 डेज़ के बाद जो नुकसान शुरू होते हैं, कह लें कि अगर वो 250 की क्रीम है, 250 रुपए की वो क्रीम बन रही है, तो उसके बाद को 25-30 हज़ार लग जाएगा उसके नुकसान को ठीक करने में। इसलिए अपनी हेल्थ का, आपकी स्किन जो है आपकी हेल्थ का पार्ट है, उस पर रिस्क ना लें। आपको वक्ती बज़ाहिर चीज़ जो ठीक लग रही है वो आपको कुछ दिन के बाद उससे कई गुना ज़्यादा मुज़र असरात देती है, इसलिए कतन इस्तेमाल ना करें। हम स्टीरॉइड्स को कहते हैं कोई मैजिकल ड्रग है ये जो फ़ौरन रिजल्ट देती है, लेकिन उतना कह लें उसको आप 1000 से मल्टीप्लाई कर लें, इतना डैमेज वो कर देती है, इसलिए नो स्टीरॉइड्स, कभी भी ये चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, हम इनिशियल इस चीज़ को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? अगर हम 3 ग्रुप की बात कर लेते हैं, जिस तरह से उनको अगर मसाइल का सामना करना पड़ रहा होता है, तो हमें इनिशियली अगर हमें ये चीज़ हमें फेस करना पड़ रही है, तो हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए, या फिर हमें कोई अपनी डाइट को भी बेहतर करना चाहिए कि उससे चीज़ें जो है वो बेहतर हो जाए, कंट्रोल हो जाए चीज़ें? अच्छा, एक्नी में 2 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। बहुत कम लोग हैं जो कहते हैं कि इसमें डाइट का रोल है। मैं उस स्कूल ऑफ थॉट से हूँ जो कहते हैं इसमें डाइट का रोल नहीं है। अच्छा। और टेक्निकली इसमें डाइट का रोल डायरेक्टली कोई नहीं है इसमें, क्योंकि अगर आप एक एग्जांपल ले लें, चॉकलेट्स बच्चे बचपन में भी खाते थे और टीन एज में भी खाते हैं, तो ना बचपन में अगर दाने नहीं निकले तो टीन एज में कैसे निकल आएंगे? तो इट्स बेसिकली हार्मोन इम्बैलेंस। इनडायरेक्ट रोल ज़रूर हो सकता है, बट डायरेक्टली कोई रोल नहीं है। इसलिए जो टीन्स में हम जो बात कर रहे हैं कि हार्मोन्स की चूँकि तब्दीली आ रही है, तो उस तब्दीली में हमें बजाय टोटके करने के इनिशियल लेवल पे ही डॉक्टर को कंसल्ट कर लेना चाहिए, वरना ये होता है कि इसमें बाज़ दफ़ा जब फ्लक्चुएशन थोड़ी ज़्यादा हो तो स्कार्स वाली एक्नी आना शुरू हो जाती है। तो जितना जल्दी उसको करेक्शन की तरफ ले जाएं उतना ही बेहतर। बच्चों को पेरेंट्स कह रहे होते हैं कि भाई नहीं ठीक है वो ठीक हो जाएगा, पेरेंट्स सीरियस नहीं ले रहे होते इन चीज़ों को। अच्छा डॉक्टर सनिया, ये भी हमें बताएं कि हमें फौरी रिजल्ट्स डॉक्टर से भी तो चाहिए होते हैं, और फिर जब हम आपके पास ट्रीटमेंट के लिए आते हैं तो हम आपको कहते हैं कि जी फौरी कर दें, और वो जब 1-2 सेशंस में नहीं हो रहा होता, तो फिर पेशेंट्स का क्या ख्यालात होते हैं, क्या रिस्पांस होता है, या फिर आपको लगता है कि पेशेंट्स इतने समझदार होते हैं कि उनको पता होता है टाइम लगेगा ये? अच्छा, इसमें अब चूँकि हम इतनी एडवांस चीज़ें ले आए हुए हैं पाकिस्तान में, और हर बंदा इतनी एडवांसमेंट की तरफ चला गया है कि मैं नॉर्मली अपने पेशेंट को गाइड कर देती हूँ कि अगर आपके पास टाइम है तो सिंपल मेडिकेशन से भी आपका इशू ठीक हो जाएगा। लेकिन उसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है, लाइक 4 to 6 वीक्स, नॉट मोर देन दैट। और अगर आपको जल्दी रिजल्ट चाहिए तो उसमें हमारे पास सेफेस्ट ऑप्शन पील्स की फॉर्म में, लेजर्स की फॉर्म में, और अगर आप कराते हैं तो 7 डेज़ के बाद आपकी एक्नी सारी गायब हो चुकी होती है, और कोई किसी किस्म का साइड इफेक्ट नहीं है इनमें। अच्छा, लॉन्ग टर्म में नहीं है ना? लॉन्ग टर्म में नहीं, नो नो नो, नॉट एट ऑल। ठीक है डॉक्टर सनिया, बहुत शुक्रिया आपका, सुबह Thank you का so आप much, हिस्सा thank बनी, you. और हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। सुबह सवेरे पाकिस्तान।